मतदान चल रहा है और वहां की जो तस्वीरें हैं वो भी पल पल तक हम आपको पहुंचा रहे हैं। जया, कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेहमानों का रुख करेंगे। जया, परिचय करें। बिल्कुल, मेहमान हमारे साथ प्रवीण साहू इस वक्त जुड़ गए हैं बीजेपी से, कांग्रेस से नितिन भंसाली हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप लोगों का बहुत स्वागत है सर। लोकतंत्र के इस महापर्व का दिन है और आदित्य जी भी छत्तीसगढ़ स्टेट हेड हमें नजर आ रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, विश्लेषण करेंगे इन सीटों का। लेकिन एक बार फिर से कोंटा का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी यहाँ से जुड़े हुए हैं। क्या कुछ तस्वीरें आप दिखाने वाले हैं, जल्दी से दिखाइए शेख मकबूल। जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं इस वक्त ये जो कोंटा की तस्वीर है। कोंटा में इस वक्त मतदाताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। यहाँ पे मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि सुबह 7 बजे से लगातार यहाँ पे महिलाएं और पुरुष निकल के घर से अपने अपने कामों को छोड़कर लगातार यहाँ पे मतदान करने को लंबी लंबी कतारों में लाइन से खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं प्रशासन भी यहाँ पर पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पे प्रशासन लगा हुआ है और पूरी सुरक्षा, कड़ी सुरक्षा के नजर से यहाँ पर मतदान किया जा रहा है। तो जैसे कि बता दूं आपको कि ये जो क्षेत्र है नक्सली क्षेत्र है, जिसकी वजह से अतिरिक्त पुलिस बल को यहाँ पे लगाया गया और सुबह से ही सीआरपीएफ और जिला बल की फोर्स, महिला फोर्स भी यहाँ पर लगाई गई है और देखा जाएगा। आपको बता दूं कि जैसे कि यहाँ पे धूप से बचने के लिए लोगों को बिल्कुल और जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं वहां पर वो देखने को मिल रही है। टेंट की व्यवस्था भी लगाई गई है कि लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो और सबसे बड़ी बात है कि मतदाताओं को परेशानी ना हो, इसकी व्यवस्था हर बार की जाती है और उसका ख्याल भी विशेष रखा जाता है। आप बनाए रखिए, नजर बनाए रखिए और भी तस्वीरें हमें भेजिए वहां से कुछ क्या कुछ वहां निकलकर सामने आता है। चलिए अब सीधा मेहमानों के पास चलते हैं। प्रवीण साहू जी, प्रवीण जी, तस्वीरें आज निकलकर सामने आई और खासकर ट्वीट को लेकर हम बात कर रहे थे कि उसमें ट्वीट जया चर्चा कर रहे थे और शायद वो ट्वीट की चर्चा बीच में ही अधूरी रह गई। प्रवीण जी, सवाल आपसे यही रहेगा, माफ करिएगा नितिन जी से मेरा सवाल पहले। नितिन जी, आवाज आ रही है आपको सर? हाँ, सवाल मेरा ये रहेगा सर, इसके पहले ब्रेक के पहले भी हम मेहमानों से ट्वीट को लेकर दरअसल चर्चा कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, अंतर थोड़ा सा ये नजर आया है, अपील दोनों नेताओं की ओर से की गई है, लेकिन राहुल गांधी को अपने ट्वीट में अपनी गारंटी गिनाने की जरूरत क्यों पड़ गई सर? कर्ज माफी का मुद्दा, धान खरीदी का मुद्दा, ये सब क्यों आखिर आप ट्वीट के माध्यम से बता रहे हैं? भाई, हम जो कर रहे हैं या हम जो जनता को देना चाहते हैं वो बताने में समस्या क्या है? ये तो विषय ही नहीं होना चाहिए कि राहुल गांधी जी ने ये गारंटियां क्यों दी। नहीं, लेकिन वो सब तो आप अपने मंच से बोल ही रहे हैं ना सर, मंच से बोल रहे हैं, अपने घोषणा पत्र में, गारंटी पत्र में संवेदनशील क्षेत्रों के, अति संवेदनशील क्षेत्रों के मतदान केंद्रों पे लगी कतारें मतदाताओं की ये साबित कर रही हैं कि हम वापस आ रहे हैं। आप देखिए, जहां पर इन 23 सालों में मतदान के दल जो थे शासन के वो पहुंच नहीं पाते थे, आज वहां पर उन क्षेत्रों में, उन मतदान केंद्रों में कतारें लगी हैं। और देखिए, महिलाएं खुद होकर वोट देने घर से निकली है, ये साबित कर रहा है कि हम वापस आ रहे हैं और निश्चित तौर पर हमने जो हमारा टारगेट अचीव किया है वो हम पूरा करेंगे। इन 20 सीटों पर जो हमारा परफॉर्मेंस लास्ट इलेक्शन में था उससे बेहतर करने की स्थिति की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। इस कॉन्फिडेंस के पीछे की वजह क्या है सर? आपसे ही सवाल है सर मेरा, नितिन जी, कॉन्फिडेंस के पीछे की वजह क्या है? हाँ, कॉन्फिडेंस के पीछे की वजह ये है, मैं आपको बता दूं कि भरोसा। जैसा कि आप देखिए 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तब हमने जो वादे किए थे उन वादों पे हम खरे उतरे। तो उस बीच में 2018 से 2023 के चुनावों में, आप उपचुनावों में देख लीजिए, विधानसभा के, चाहे नगर पंचायतों के, नगरीय निकायों के, पंचायतों के चुनावों को आप सबको देख लीजिए, बम्पर जनादेश कांग्रेस के प्रत्याशियों को जनता ने दिया है। जन आशीर्वाद बिल्कुल कांग्रेस के साथ है। बिल्कुल नितिन जी, आपने जो वादे किए थे, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, लेकिन मेरा बस एक छोटा सा सवाल ये है कि भरोसा किसका है? भूपेश सरकार के कामों का भरोसा है या राहुल गांधी की गारंटियों का? नितिन जी, कॉन्फिडेंस जो है वो भूपेश सरकार के कामों का है या राहुल गांधी की गारंटियों का?
भूपेश सरकार के कामों का है और गारंटी तो राहुल गांधी जी ने पहले भी दी थी। वो गारंटियां पूरी हुई तो निश्चित तौर पर ये भरोसा और ये गारंटी, ये जनता का विश्वास है जिसको हमने जीतने का इन 5 वर्षों में काम किया है और आने वाले 20 वर्षों तक के मैं दावा करता हूँ। सर, आपके चेहरे पर नजर भी आ रहा है, बॉडी लैंग्वेज में नजर आ रहा है, शुभकामनाएं भी आपको। लेकिन 3 दिसंबर को जब आप यहाँ बैठेंगे बंसल न्यूज के मंच पर, तब हम आपसे बात करेंगे, तो परिणामों को लेकर चर्चा होगी। प्रवीण जी क्या कहेंगे? ट्वीट को लेकर भी हम बात कर रहे हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस तो देखिए कांग्रेस पूरा दिखा रही है कि एक बार फिर से हमारी सरकार। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं कहना चाहूंगा कि थोथा चना बाजे गधा, ये कॉन्फिडेंस नहीं है, इनकी जानने की आहट है, ये बौखलाहट है। जिस प्रकार पिछले बार 20 में 19 सीट जीते थे, लेकिन वहां पर विकास का कोई काम नहीं हुआ। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में सुदूर क्षेत्रों में प्रयास नामक आवासीय विद्यालय खोले गए थे, जिसमें बच्चे आज IIT, IIM जैसे जगह पर पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उस विद्यालयों को बंद करने का काम किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने काम किया है। नक्सल क्षेत्र में कोई विकास का काम नहीं हुआ, केवल नक्सल की गतिविधियां बढ़ाने में उन्होंने सहयोग किया है। जिस प्रकार धर्मांतरण में सरकार की संलिप्तता होती है, बिरनपुर की घटना हो, चाहे सुकमा के SP की चिट्ठी हो या बस्तर के कमिश्नर की चिट्ठी हो, ये प्रमाणित करता है कि सरकार केवल धर्मांतरण करने में ही उलझी रही और विकास के कोई काम नहीं किए। मैं तो बार बार कहता हूं कि थोथा चना बाजे घना। बिल्कुल प्रवीण जी, और ये चुनाव से पहले ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति रही। अब तो सिर्फ ये है कि अब जनता के पास आपने जो बातें रखनी थी आपने रख दी हैं, जनता आज तय कर देगी क्या करना है क्या नहीं। आदित्य जी, एक छोटी सी आपसे प्रतिक्रिया और चाहूंगा, शहरी वोट और ग्रामीण वोट दोनों वोट बैंकों को अगर देखा जाए तो कौन कितना कहां प्रभाव रखता है? कांग्रेस को कहां फायदा हो सकता है, बीजेपी को किस वोट बैंक से फायदा हो सकता है? देखिए दिनेश जी, थोड़ा समझना पड़ेगा। 20 सीटें जो फिलहाल है, इसमें मैक्सिमम सीट ग्रामीण इलाकों की है, मैक्सिमम सीट आदिवासी इलाकों की है। अब आदिवासी इलाकों में किसने क्या किया, बड़ा सवाल है। किसी ने चरण पादुका बांटी तो किसी ने तेंदुपत्ता का बोनस बढ़ाया। देखिए, आदिवासी इलाकों में तेंदुपत्ता का बोनस बहुत बड़ी बात होती है। मानक बोरा 4000 से 6000 कांग्रेस सरकार ने किया है। भारतीय जनता पार्टी भी धान के मामले में जो 2018 में पिछड़ गई थी, वो धान के मामले पे अब 31 रुपए देने की घोषणा कर रही है। आदिवासियों के लिए दोनों ही सरकारें, दोनों ही पार्टियां जो है लगातार आगे आने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि कौन कहां तक पहुंच पाएगा, क्योंकि उन इलाकों में मतदाताओं तक पहुंचना अपने आप में एक बड़ा टास्क है, क्योंकि ऐसे कई इलाके हैं जहां पर प्रत्याशी जाकर वोट तक नहीं मांग सकते, ये स्थिति है। अभी मैं थोड़ी देर पहले विजुअल देख रहा था, दिनेश जी आपने भी गौर किया होगा, जया जी आपने भी गौर किया होगा, शेख मकबूल कोंटा में, और कोंटा में मतदान स्थल के पास भी पत्रकारों को नहीं जाने दिया जा रहा है। अब आप ये सोच सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था। जी सर, अपनी बात पूरी करिए। सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से पुख्ता वहां पर रखी गई कि एक पत्रकार जो वहां का डेजिग्नेटेड पत्रकार है, जो वहां का अधिमान्य पत्रकार है, वो तक वहां पर नहीं जा पा रहा। तो आप सोच सकते हैं प्रत्याशी जो है अंदर इलाकों में कैसे जा पाते होंगे, जबकि कोंटा शहरी इलाका है, कोंटा के उधर अब आगे बढ़ते हैं, चिंतलनार, जगरगुंडा, वो इलाका बहुत सेंसिटिव। लेकिन कोंटा में भी अगर एक पत्रकार वहां तक नहीं जा पा रहा है तो अपने आप में सोचनी है कि कितनी ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था वहां पर रखनी पड़ती है। देखिए, दोनों ही पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। 2018 की स्थिति न भूतो न भविष्य तो कभी नहीं आ सकती। 2018 में 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी खिलाफ थी, इसलिए 15 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस का जो नारा है 75 प्लस 65 प्लस, वो पॉसिबल लगता नहीं, क्योंकि नेक टू नेक फाइट है। देखिए, 40-42 सीट के आसपास बीजेपी अभी नजर आ रही है। दोनों ने ही धान को प्राथमिकता दी है, एक तू डाल में 5-5, एक 3100 करता है, दूसरा 3200 कर देता है, एक कर्ज माफी की बात करता है, दूसरा 2 साल के बोनस की बात करता है। तो देखिए, घोषणाओं पे और जनता के तक जाने में और जो फ्री बीज की हम बात करें, वो दोनों ही पार्टियां इसमें आगे हैं। बस जनता किस पर विश्वास करेगी, इसका पूरा खेल है। बिल्कुल। और सर, जिस तरह की तस्वीरें भी अब निकलकर सामने आ रही हैं, वो तस्वीरें भी हम लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इसी बीच राजनांदगांव में जो वहां से बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं गिरीश देवांगन, उनका क्या कुछ कहना है, उन्होंने बंसल न्यूज से बातचीत की है, जरा वो भी सुन लीजिए। के प्रथम चरण में हाई प्रोफाइल सीट राजनांदगांव में रमन सिंह खिलाफ गिरीश देवांगन। सबसे पहले मंदिर आए जी, बताइए क्या आपने दर्शन किया? क्या नगर की देवी माता शीतला का दर्शन करना मेरा सौभाग्य है और आज मतदान का दिन है। मैंने सोचा कि अपने दिन की शुरुआत माता के दरबार से आशीर्वाद लेकर करूं, क्योंकि नगर के विकास के लिए नगर में पूरा आशीर्वाद शीतला माता का हम सब पर बना हुआ है। तो आज मैंने शुरुआत यहाँ से की है। चुनाव के इस पूरे दौरान जो प्रचार चलता रहा, क्या लगता है आपको?
भारी जन समर्थन है। लोगों ने मन बना लिया है कि डॉक्टर रमन सिंह को इस समय बदलना है। पिछले 15 साल में उन्होंने चुनाव मुख्यमंत्री के तौर पर लड़ा, पहली बार विधायक के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं और जनता समझ चुकी है कि वो जनता के बीच रहते नहीं है। और मैंने लोगों को ये विश्वास दिलाया कि हमेशा उनके सुख में दुख में हमेशा उनके साथ रहूंगा और उनके सेवा और समस्या के लिए तत्पर रहूंगा। ये थे हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी गिरीश देवांगन। सबसे पहले नगर की देवी मां शीतला का उन्होंने दर्शन किया और वो अपने जीत के प्रति आश्वस्त है। कैमरामैन नीलकंठ के साथ प्रमोद सेंडे, बंसल न्यूज, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। माता का आशीर्वाद लिया और अब जनता का आशीर्वाद कितना मिलेगा गिरीश देवांगन को, क्योंकि ये खड़े हैं राजनांदगांव सीट से पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के सामने। हाई प्रोफाइल सीट है, मुकाबला बेहद कड़ा है। और यहाँ पर जो मतदाता पहुंचे उनसे भी हमारे संवाददाता ने बात की है। बुजुर्ग मतदाता कितने उत्साहित है, जरा जान लीजिए। मतदान केंद्र में अपने मताधिकार का प्रयोग करने अब हर वर्ग के लोग जो है वो पहुंच रहे हैं, चाहे बुजुर्ग की बात कर ले या फिर युवाओं की बात कर ले या फिर फर्स्ट टाइम वोटर्स की, सभी लोग अपना मताधिकार का प्रयोग करने पहुंच रहे हैं। और इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी बुजुर्ग महिला है जो 85 साल की है और वो लगातार अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है। हम उनसे ही सीधे बात करते हैं और उनसे अनुभव लेते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है मतदान करना। कब से आप वोट दे रही हैं और क्या बोलना चाहेंगे? मैं जब 19 साल की थी तब पहली बार वोट डाली। उन दिनों में बैल छाप ये सब रहता था ना, तो मैं तो खैर डाल दी, लेकिन कई जन पूजा करते थे, घंटी बजाते थे, तब वोट डालते थे। आज मैं भी थोड़ा अचका गई कैसे करना है करके, केवल दबाना भर है। हाँ, तो इसमें वोट डाली तो मेरा थोड़ा पता लगा कि वोट मैं अपना वोट ऐसे हाथ से डालती थी मैं पहले, आज बटन दबा के डाली पहली बार। मतलब ईवीएम में आपने पहली बार अपना वोट डाला? हाँ। 85 साल की उम्र, लेकिन जो तजुर्बा है वो काफी कुछ बताता है। जब इन्होंने 19 साल की उम्र में अपने मताधिकार का प्रयोग किया था, उस दौरान घंटी से पूजा करके अपने मताधिकार का प्रयोग किया जाता था, और अभी जब ये अपने मताधिकार का प्रयोग करने आई है तो ईवीएम में बटन दबा कर करी है। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, राजनांदगांव। और चलिए सीधे रुक करते हैं संवाददाता कवर्धा से हमारे साथ संतोष जुड़ गए हैं। संतोष, क्या कुछ तस्वीरें कवर्धा की जरा जल्दी से बताइए। लोगों की लाइनें लगी हुई है, कतारबद्ध लोग खड़े हैं यहाँ वोट डालने के लिए। बिल्कुल, निश्चित रूप से जिस तरह से सुबह 8 बजे से शुरुआत हुई है वोटिंग का, वह जो प्रक्रिया है लगातार चल रही है। शहरी इलाका की अगर बात करें तो वहां पर युवा और जो बुजुर्ग हैं और तमाम जो लोग हैं वो पहले वोट डालने पहुंच रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा सी धीमी नजर आ रही है। वही अगर ईवीएम की बात करें हम तो ईवीएम मशीन जो नगर पंचायत बोडला के 68 बूथ क्रमांक 68 है और कवर्धा शहर के 229 है, वो 1 घंटे तक के खराब था, जिसके कारण से वहां पर देरी हुई है। तो कुल मिलाकर अगर समझा जाए तो पूरी जो 411 जो बूथ है वहां पर मतदान शुरू हो चुकी है। वहां पर अब प्रतिशत भी मिलने लगी है। अभी तक के जो प्रतिशत की अगर बात करें हम तो 12 से 15% तक के मतदान हो चुका है, लेकिन शहरी इलाका में लगातार लोग जो पहुंच रहे हैं, खास करके जो बुजुर्ग है लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। कई ऐसे बुजुर्ग है जो 98 साल की एक महिला है जिसको व्हील चेयर में लेकर के यहाँ पर मतदान कराने पहुंचे हुए थे। तो कुल मिलाकर ये पूरे जो है लोग जो है काफी उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि लोग जो है वोट पहले डालने पहुंच रहे हैं। तो जो स्थिति बन रही है कवर्धा में, कवर्धा जिले के तमाम जो 411 बूथ है वहां पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कहीं कहीं पर जो स्थिति, हालांकि जो ईवीएम खराब होने की बातें सामने आई थी, लेकिन वहां पर सुधार लिया गया है निर्वाचन आयोग के द्वारा। जल्दी से वो भी बताइए पूरे कवर्धा का भी जो अभी 12 से 15% तक की वो भी हो चुका है पूरे कवर्धा जिले में। जिले की अगर बात करें तो 12 से 15% तक के मतदान हो चुका है, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहां पर खेती जो धान का कटाई चल रहा है, इस कारण से वहां पर ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो है थोड़ा सा लेट पहुंचते हैं, इसलिए वहां पर 2 से 2:30 बजे के बीच पहुंचते हैं। लेकिन शहरी क्षेत्र में सुबह 8 बजे से वहां पर भीड़ लग गई है, जो बूथ में लोग जो है मतदान करने पहुंच रहे हैं। जया, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका संतोष। बिल्कुल, और साफ तौर पर तस्वीरें भी लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। चलिए बीजापुर चलते हैं, जहां से महेश गागड़ा हमारे सहयोगी हैं, उन्होंने भी मतदान केंद्रों का जायजा लिया, लोगों से बातचीत की। क्या कुछ रिपोर्ट है, जरा देखिए। पिछले कुछ महीनों से हाड़-तोड़ मेहनत करने के बाद आज मतदान के दिन कुछ हद तक रिलैक्स दिखाई दे रहे हैं। बीजापुर से भाजपा के प्रत्याशी महेश गागड़ा जी, हम उन्हीं से बात करते हैं। महेश भैया बताइए, आज दिन की शुरुआत कैसे हुई? काफी अच्छी हुई। सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत करके उनको मतदान केंद्र में भेजा गया है और बाकी जो कार्यकर्ता के मतदान के लिए अपने अपील करें, मतदाताओं को निकालें। और उसके बाद मैं माता जी के दर्शन करके आ रहा हूँ और
काफी उम्मीद है। जिस तरह से लोगों से मिल के आया कुछ पोलिंग बूथों में, तो बोले अब आज तो आज आराम करो, खूब मेहनत की हो, बाकी हम संभाल रहे हैं। जनता को जब बोलते तो बड़ा सुकून मिलता है। ये नेशनल हाईवे के ऊपर की जो तस्वीर दिख रही है, कतारबद्ध लोग खड़े हैं, ये उम्मीद नहीं थी ऐसी, इसकी क्या वजह मानते हैं? देखिए, जिस तरह से कांग्रेस के खिलाफ जो आक्रोश है, अब पंचायत काम छीन के, देवगुड़ी तक काम छीन के जब है ना खुद ठेकेदारी करते हैं, तो जनता का जो आक्रोश है और जिस तरह से पंचायत का अधिकार जो चुने हुए जनप्रतिनिधि का हनन जब किया जाता है, जो आक्रोश है आज मतदान के जो दिख रहा है। माओवादियों के बहिष्कार के आह्वान का भी असर नहीं दिख रहा है। देखिए, लोकतंत्र पर्व है। मैं तो आपके माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी से अपील करता हूँ कि आप सभी लोग मतदान करें इस लोकतंत्र पर्व में। जिस तरह से 5 साल में सरकार ने महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ और जिस तरह से गरीबों के साथ अत्याचार किया है, उसके खिलाफ आके भाजपा को वोट दें और इस सरकार को बाहर करें। शोषण, अत्याचार और आतंक से बाहर निकलकर लोकतंत्र के इस महापर्व में अधिक से अधिक लोग हिस्सा लें और इस जो व्यवधान है उससे बाहर निकलें, यही अपील करते हुए भाजपा के प्रत्याशी का कहना है कि इससे बेहतर जरिया और दूसरा नहीं हो सकता। कैमरा पर्सन राहुल के साथ रजतवासी बंसल न्यूज, बीजापुर। बिल्कुल, और एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बता दें, इस वक्त आप महेश गागड़ा को सुन रहे थे, जो पूर्व मंत्री हैं, बीजापुर से बीजेपी की ओर से प्रत्याशी बनाए गए हैं। उनके सामने कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम मंडावी चुनाव मैदान में उतरे हैं और मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करें। इसके पहले आदित्य जी, आपकी एक टिप्पणी सर, कवर्धा से हमने बात करी, अभी तक 12 से 15% मतदान यहाँ पर हो चुका है, जीत के दावे भी किए जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आप क्योंकि गारंटीज का भी जिक्र कर रहे थे, नेक टू नेक फाइट इन दोनों दलों के बीच में इस वक्त पहले चरण के चुनाव में दिखाई दे रही है। जय, कुछ इंटरेस्टिंग बातों पर जिक्र शुरू करते हैं। राजनांदगांव बहुत हाई प्रोफाइल सीट है, जहां से अभी प्रमोद हमें जानकारी दे रहे थे, गौरव भी वहां से जुड़े हुए हैं। राजनांदगांव की विडंबना देखिए, रमन सिंह जो वहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, फिलहाल पूर्व मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, ये राजनांदगांव में वोट नहीं डालते अपना। ये वोटर नहीं है राजनांदगांव के, ये वोटर है कवर्धा के। दूसरे गिरीश देवांगन जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो भी राजनांदगांव के वोटर नहीं है, वो है रायपुर के पास खरोरा के वोटर। तो राजनांदगांव के जो दोनों प्रत्याशी हैं, ये अपनी विधानसभा में वोट नहीं कर पाएंगे। इससे बड़ी कोई विडंबना नहीं हो सकती कि दोनों पार्टियों को राजनांदगांव शहर का कोई शख्स नहीं मिला अपना प्रत्याशी बनाने के लिए। अगली बात हम करते हैं कवर्धा। रमन सिंह जी कवर्धा के वोटर हैं। निश्चित तौर पर कवर्धा बहुत हाई प्रोफाइल सीट बन गई है, क्योंकि मोहम्मद अकबर मंत्री हैं, 2013 का वो चुनाव हारे थे, मुझे बहुत अच्छे से याद है, लेकिन उसके बाद 2018 का चुनाव फिर से जीते। और बहुत महत्वपूर्ण ये कि बहुत ज्यादा कानून के ज्ञाता कहलाते हैं और बोलने में भी बहुत शार्प हैं, और सरकार ने प्रवक्ता भी बनाया। ऐसे में उनके सामने विजय शर्मा, झंडा विवाद जब हुआ था कवर्धा में, वहां पर उसको लीड किया था पूरा विजय शर्मा ने। भारतीय जनता युवा मोर्चा का बड़ा नाम है विजय शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनको इस बार मैदान में उतारा है। तो काफी क्रूशियल है सीट, क्योंकि नेक टू नेक फाइट लग रही थी बीच में। हालांकि फिलहाल अभी मोहम्मद अकबर काफी आगे नजर आ रहे हैं, क्योंकि मोहम्मद अकबर की छवि बहुत अलग है वहां पर। लेकिन बाकी सीटों की अगर बात करें तो राजनांदगांव की 8 सीटों में, राजनांदगांव लोकसभा की मैं बात कर रहा हूं, दुर्ग संभाग की 8 सीटों में फिलहाल बीजेपी 4 सीटों पर भारी नजर आ रही है। बस्तर में बीजेपी फिलहाल 5 सीटों पर कांग्रेस के अगर मैं कंपैरिजन में कहूं तो भारी नजर आ रही है। तो फिलहाल होने के लिए बीजेपी के पास कुछ नहीं, केवल एक सीट है राजनांदगांव। इन 20 सीटों में होने के लिए कांग्रेस के पास है, क्योंकि 19 सीटों में 19 को मेंटेन रख पाना फिलहाल काफी मुश्किल नजर आ रहा है। जया, चुनौतियां हैं आदित्य जी, जल्दी से। बिल्कुल, देखिए चुनौतियां हैं, काफी हैं दोनों ही दलों के लिए। चुनौतियां हैं भी और चुनौतियां आने वाले समय में और भी बढ़ेगी कि ये 20 सीट ये ट्रेंड डिसाइड करता है आने वाले विधानसभा जो सेकंड फेज है उसमें किसकी सरकार बनेगी। छत्तीसगढ़ आप देख लीजिए 2018 में पहले ट्रेंड में बस्तर में पिछली बार कांग्रेस आगे रहा था, और कांग्रेस आगे रहने के कारण भी देखिए सेकंड फेज में हमने देखा कांग्रेस ने और अप पोजीशन बनाई और कांग्रेस ने सरकार बनाई। बिल्कुल सर, बस्तर की सीटों पर आगे विश्लेषण भी करेंगे, मेहमानों से भी बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। मेगा कब तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस महा कवरेज में स्वागत है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान शुरू हो गया है, सुबह से ही लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो वहीं बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशियों ने भी मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मताधिकार का उपयोग किया, वोट डाला है। तो चलिए आपको इसी से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी दिखाते हैं कि किस तरह से बीजेपी प्रत्याशी, कांग्रेस प्रत्याशी और तमाम दलों के प्रत्याशी पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर। 6 तस्वीरें देखिए टीवी स्क्रीन पर, कोंटा, दंतेवाड़ा, केशकाल और इसके साथ ही कवासी लखमा कांग्रेस प्रत्याशी अपने मताधिकार का उपयोग कर चुके हैं। कोंटा से प्रत्याशी हैं,
कांकेर और जगदलपुर से तस्वीरें सामने आई है। 6 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, जहां कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों ने अपने अपने मताधिकार का उपयोग किया और सभी से यही अपील कि सभी पहुंचकर मतदान करें। सोया मुका बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी अपने मताधिकार का उपयोग कर लिया है। कोंटा से प्रत्याशी हैं। इधर दंतेवाड़ा की तस्वीर देखिए, दंतेवाड़ा से बीजेपी प्रत्याशी चेतराम अचामी ने भी वोट डाल दिया है। संतराम नेताम जो कि केशकाल से प्रत्याशी है, तो नेताम ने भी अपना वोट डाला है। बोल रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। और तस्वीरें भी देखिए इस वक्त की, सबसे खास बेहद सुंदर तस्वीरें। माता का आशीर्वाद लेते, पूजा अर्चना करते पूर्व मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। राजनांदगांव सीट से बीजेपी की ओर से एक बार फिर से मैदान में है, लेकिन देखिए वोट डालने जाना है इन्हें और उससे पहले घर में पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं, परिवार के सदस्यों के साथ मौजूद। और अब यहाँ से निकलेंगे, बूथ पर पहुंचेंगे, मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट डाला जाएगा। तो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह कांग्रेस बीजेपी के माफ करेगा दिग्गज नेता कुछ बोल रहे, सुन लेते हैं। आशीर्वाद अपने लिए मांगा है या बीजेपी के लिए मांगा है? अपने छत्तीसगढ़ में रहने के लिए पूर्ण बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और जो सुशासन और विकास की कल्पना छत्तीसगढ़ की जनता के मन में है, वो विश्वास छत्तीसगढ़ की जनता जीते और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इस बार के चुनाव अभियान के बाद 100% विश्वास मुझको है कि भारतीय जनता पार्टी प्रथम चरण में बस्तर और राजनांदगांव को मिला दे तो 20 सीटों के साथ हम पहले चरण में ही बहुमत की दिशा में आगे बढ़ेंगे और 14 से 15 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पहले चरण में और दोनों चरण मिला के स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनने वजह क्या है जो आपको लग रहा है इतना बड़ा बहुमत आएगा? पिछली बार जो स्थिति थी और आप कह रहे हैं पूर्ण बहुमत आएगा, इसकी वजह क्या है? उसकी वजह है इनके झूठ के वादे, झूठ का पुलिंदा जो 5 साल पहले इन्होंने जन घोषणा पत्र में वादा किए थे, आज भी अधूरे हैं। जनता उसके लिए सवाल कर रही है और हमने किसानों की संतुष्ट करने के लिए, किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए धान की कीमत में वृद्धि की है 3,100 रुपया और 21 क्विंटल धान खरीदी की बात की है। तो ये एक मुश्त में बोनस देने की बात भारतीय जनता पार्टी ने की है। 2 साल का बोनस 4200 करोड़ 25 तारीख को देने, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस पे देने की घोषणा की है। 500 रुपये गैस का सिलेंडर देने की बात की है। महिलाओं को 12,000, श्रमिकों को 10,000 रुपया वार्षिक देने की घोषणा है। इतनी सारी समाज के लिए घोषणा है और उससे बड़ी बात डेवलपमेंट। मोदी के साथ हम डबल इंजन की सरकार बनाएंगे छत्तीसगढ़ में और तेजी के साथ छत्तीसगढ़ में विकास आगे बढ़ेगा। महादेव ऐप कितना बड़ा मुद्दा है? महादेव ऐप बताइए। निश्चित बात है, करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा छत्तीसगढ़ में है। मुखिया यदि खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है, जुआ सट्टा अपराधियों से पैसा लेने लगता है, 509 करोड़ का ट्रांजैक्शन को प्रमाणित किया है ईडी ने, इससे बड़ा और क्या प्रमाण मिलेगा कि इनके सचिवालय के 3 अधिकारी इससे लिप्त है, उनको पैसा मिलता है। उनका बयान जो आया है सोनी का, जो महादेव ऐप का प्रमुख है, संचालक है, कि मैंने 509 करोड़ 508 करोड़ रुपया भूपेश बघेल को दिया है, 5.7 यानी 5 करोड़ 70 लाख रुपया जब्त हुआ है और वो हैंडलर था जिसको किया गया, उसके बयान पे भी आया है कि बघेल नाम के व्यक्ति को हमने पैसा दिया है। तो सबूत नहीं है इसका, सबूत ही नहीं। अब क्या भूपेश के हाथ में नोट दिखाए? इससे बड़ा और प्रमाण कोई हो सकता है दुनिया में कि जो पैसा देने वाला है वो बोल रहा है, जो महादेव ऐप का डायरेक्टर है अपना प्रमाण पत्र दिखा रहा है कि मैं डायरेक्टर हूँ। वो डायरेक्टर जब बोल रहा है तो और किसको ढूंढ के लाओगे आप लोग? मुझे समझ में नहीं आता। इससे ज्यादा पुख्ता प्रमाण देश की जनता और प्रदेश की जनता और ईडी के पास नहीं। सीएम की रेस में है आप? सीएम पद की रेस में? डॉक्टर साहब सीएम पद की रेस में है? सीएम के पद में भारतीय जनता पार्टी में सभी रेस में है और चुनाव के बाद विधायक दल की बैठक में हम तय करते हैं। कांग्रेस ने शराबबंदी का मुद्दा ही गायब कर दिया अपने घोषणा पत्र। शराबबंदी भूल गए, झूठे वादे सारे भूल गए।
उन्होंने जितने वादे किए थे आज जनता उसी लिए शराब पूछ रही है। और शराबबंदी वो क्या करेंगे? शराब से जब 2100 करोड़ का घोटाला करते हैं, शराब का अवैध शराब बिक्री होती है। डॉक्टर रमन सिंह को आप सुन रहे हैं, आशीर्वाद माता का लिया और उसके बाद अब वोट डालने के लिए पहुंचेंगे, लेकिन तमाम मुद्दों को उन्होंने गिनाया और एक बार फिर से दावा किया है कि इन 20 सीटों में से करीब 15 से 16 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी के खाते में जाने वाली हैं और तमाम छत्तीसगढ़ की 90 सीटों में से उन्होंने एक बार फिर दावा किया कि हमारी सरकार बनेगी। वो कॉन्फिडेंस उनके चेहरे पर नजर आ रहा है। लेकिन वोटिंग परसेंटेज जल्दी से आपको बता देते हैं कि कहां कहां कितना वोट प्रतिशत अभी तक पहुंचा है, लोग भागीदारी कर रहे हैं। जल्दी से बता दीजिए ऋतु, कितना वोट? देखिए, सुबह 9 बजे तक 9.93% वोटिंग हो चुकी है। कुल 20 सीटों की हम बात कर रहे हैं। अब बात सीट वाइज करते हैं। अंतागढ़ की बात करें तो 17.44% मतदान यहाँ पर हो चुका है। बस्तर में 5.55% वोटिंग अभी तक हुई है। भानु प्रतापपुर से बात करें तो भानु प्रतापपुर में 16.90% मतदान हो चुका है। इधर बीजापुर में 4.50% मतदान हुआ। चित्रकूट में 2.50% मतदान हो चुका है। तो अभी जिस तरह से हम जो तस्वीरें देख रहे हैं, जहाँ सबसे ज्यादा अब तक अंतागढ़ में, बिल्कुल अंतागढ़ में, और संवाददाता हमारे जुड़ गए हैं नियत श्रीवास। नियत, सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत अगर अलग अलग सीटों का हम देखें तो अंतागढ़ में ही है। 17% से ज्यादा वोटिंग 9 बजे तक यहाँ पर हुई है। 6 बजे से मतदाता आ चुके हैं और सभी का जो का काम रहता है उसको देखते हुए मतदाता लगातार सुबह 6 बजे से हुए थे। महिला हो चाहे पुरुष हो, वो लगातार अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। इस वक्त मौजूद है हम बोंदानार आदर्श मतदान केंद्र में, जहाँ पर 1110 मतदाता जो है यहाँ पर हैं और लगातार सुबह 6 बजे से ही उन्होंने लाइन लगाकर अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और ये वो मतदान केंद्र है जहाँ पर भाजपा के प्रत्याशी विक्रम सिंह यहाँ से पीछे की तस्वीरें भी दिखाई, क्योंकि महिला वोटर सबसे ज्यादा नजर आ रही है पीछे लाइनों में। जी, हमारे साथ कुछ मतदाता हैं, अधिकतर महिलाएं हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर जो है बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि जो सारे मतदाता हैं वो सुबह से ही लाइन में यहाँ पर खड़े हुए थे और धूप की वजह से अधिकतर मतदाता जो है बैठी हुई है यहाँ पर और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और निश्चित ही मतदान के लिए जितनी जो जागरूकता है यहाँ पर देखी जा रही है वो काबिले तारीफ है। यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं उसकी बात करें तो यहाँ पर आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है। बाकायदा यहाँ पर मतदाताओं को तिलक लगाकर उनका अभिनंदन किया जा रहा है, मतदान के लिए उनको प्रेरित किया जा रहा है। यहाँ पर जो महिला मतदाताओं की संख्या है वो काफी है और बहुत जागरूक महिलाएं हैं। आइए हम उनसे कुछ मतदाताओं से भी जानने का प्रयास करेंगे कि वे कब से यहाँ पर आए हैं। ठीक है नियत, आप बात करते रहिए। मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, प्रवीण साहू जी और इसके साथ ही नितिन भंसाली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपके पास मैं आना चाहूंगी नितिन भंसाली जी, घोषणा पत्र को लेकर भी बहुत से सवाल है, बढ़ते वोटिंग परसेंटेज को लेकर भी सवाल है, लेकिन इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, एक बार सुन लीजिए रमन सिंह क्या कह रहे हैं, फिर मैं आपके पास आती हूँ। अभी राजनांदगांव के बूथ में जाऊंगा, ग्रामीण और शहरी बूथ में लोगों से मिलूंगा और मतदान करने वाले कार्यकर्ताओं को उत्साहित करूंगा। क्या लगता है किस नजरिए से देख रहे हैं आप पूरे मतदान को? पहले 20 सीट मतदान का जो खबर आ रही है वो उत्साहजनक है और लोग मतदान के लिए बूथ तक जा रहे हैं, बहुत उत्साह के साथ जा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये परिवर्तन निश्चित होने वाला है छत्तीसगढ़ में। मोदी की गारंटी या कांग्रेस का भरोसे का घोषणा पत्र? मोदी जी की गारंटी से बड़ी गारंटी कोई हिंदुस्तान में हो नहीं सकता और डबल इंजन की सरकार बनना तय है। तो देखिए, ये थे पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, जिन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी से सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी और जो है छत्तीसगढ़ में 20 सीटों में कांग्रेस के बीजेपी के प्रति जो है वो रुझान है। कैमरामैन पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को आप सुन रहे थे। नितिन जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी, लोग क्योंकि बड़ी संख्या में अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, भारी संख्या में यहाँ पर वोट देने के लिए, दोनों ही दल इसे अपने फेवर में बता रहे हैं। आपका दावा है कि बढ़ता वोटिंग परसेंटेज हमारे लिए है, हमारी सरकार फिर से बनने जा रही है। इधर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को आप सुन रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भारी उत्साह तो बीजेपी के लिए दिखाई दे रहा है। रमन सिंह जी मुझे थोड़े से थके हुए नजर आए। मुझे लगता है अब उनको आराम करने की आवश्यकता है। 15 साल इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और जनता ने बड़ा अच्छा काम देखा है इनका कि 15 साल सरकार चलाने के बाद 15 सीटों में समेटकर इनको 2018 में ही इनकी रवानगी कर दी है, रिजेक्ट कर दिया है। तो ये
थोड़े से कॉन्फिडेंस में है, लेकिन थके हुए शक्ल से ही दिख रहे थे काफी, कि वो परेशान भी दिख रहे थे। देखिए, बढ़ता हुआ मतदान प्रतिशत निश्चित तौर पर कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस ने अपने 2018 के जन घोषणा पत्र में जो वादे किए थे, उन वादों पे वो खरी उतरी है, इसलिए जनता का जन आशीर्वाद देखिए ये मतदान के रूप में लगातार मिल रहा है। और इस वर्ष जो इस चुनाव में जो हम लोगों ने जो घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी ने जारी किया है, ये जन घोषणा पत्र है जिसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, युवाओं का, महिलाओं का, किसानों का, मजदूरों का, छोटे उद्योगों का, व्यापारियों का, हर वर्ग को ध्यान में रखकर ये घोषणा पत्र बनाया गया है। और निश्चित तौर पर इसका भी असर देखने को मिल रहा है। और ये जो मतदान का प्रतिशत बढ़ा है, इससे हम काफी खुश हैं। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी तो इस बात की हो रही है कि हम पिछले 23 सालों में जिन मतदान केंद्रों में मतदान दल तक नहीं पहुंच पाते थे, आज उन मतदान केंद्रों में भी मतदान हो रहा है। ये है कांग्रेस का विकास। लेकिन रमन सिंह जी तो कह रहे हैं मैं ये दावा करता हूँ 15 सीटें उनके खाते में जाने वाली है। बहुमतों से हम वापस अपनी परफॉर्मेंस। रमन सिंह जी तो कह रहे हैं कि जो 20 सीटों पर वोटिंग हो रही है, उनमें से 15 सीटें वो जीतने वाले हैं। अब वो मैं क्या बोला आपको, वो थके हुए लग रहे हैं और मुझे तो देख के लग रहा था कि अभी उनकी नींद भी पूरी नहीं हुई है, तो सपना मुझे लगता है खुली आंखों से डॉक्टर साहब देख रहे हैं। दिन में सपने देख रही है क्या बीजेपी? तो मोदी जी ने कोई टेस्ट नहीं लगाया, बाकी तो दूध दही घी छाछ मक्खन ब्रेड सब पे टेस्ट लगाए, सपना देखने नहीं है। तो डॉक्टर साहब सपना देखिए, और कोई काम डॉक्टर साहब के पास बचा नहीं है। अब आगे सपने देखने का आप सबको है नितिन जी, सब देखते हैं, हम भी देखते हैं, आप भी देखिए, सरकार बनाने का बीजेपी भी देख रही है। क्या कहेंगे प्रवीण जी? ये कह रहे थे कि संवेदनशील इलाकों में भी वोटिंग हो रही है। मैं प्रामाणिकता से कहता हूं कि पिछले बार 2018 में 18 सीटों पर जिस प्रकार हम जानते हैं कि संवेदनशील माना गया था, वो बढ़कर 20 हो चुका है। तो देखिए, इनके राज्य में नक्सल का जो क्षेत्र है वो बढ़ रहा है। और रही बात देखिए विकास के कार्यों की, तो एक काम नहीं गिरा पा रहे। जिस प्रकार पहले चरण पादुका का वितरण हुआ जाता था, उस वितरण को बंद करने का काम किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। मैं बताना चाहता हूँ, देखिए अब चरण पादुका आदिवासी वर्गों के लिए आरक्षण को 20% बढ़ाकर 32% कर दिया, क्योंकि अभी लाइन में करके मतदाता खड़े हैं। इसमें जिन लोगों को आप लोगों ने चरण पादुका दी होगी वो भी होगी, वो चरण पादुका में एक चप्पल 5 नंबर की और एक चप्पल 7 नंबर की दी है। मजाक किया था चरण पादुका के नाम से साथ, केवल साफ दिख रहा है भाई, कतारें खड़ी है ना, कुछ दिन पहले राहुल गांधी आए, 4 ब्लॉक का मतलब बहुत बुरा सामने 14 दिनों तक पहुंच गया। सरकार की बात को जितने भी जिसके पास भी गैस कनेक्शन है, चाहे उज्ज्वला हो या तो से, सबको उसका लाभ मिलेगा। उसी के साथ साथ जो स्वास्थ्य योजना है डॉक्टर खूबचंद बघेल, उसे 5 लाख से बढ़ा के 10 लाख कर दिया गया है। और दुर्घटना में पूरा खर्च हमारी सरकार उठाएगी, आपका आशीर्वाद मिलेगा। उसी प्रकार से 200 यूनिट तक की बिजली जलाने पर कोई बिल नहीं आएगा, मतलब 200 यूनिट तक की बिजली मुफ्त। तो ये सारी योजनाएं हैं जो आपके लिए अंत्येष्टि के लिए, अब चाहे कंधा हो चाहे लकड़ी हो, वो राज्य सरकार उठाएगी। तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये सारी बातें शामिल है। और जितने भी महिला स्व सहायता समूह है, सक्षम योजना है, उसका भी ऋण माफ होगा। जो मोटरयान कर है, जिन्हें 726 करोड़ रुपये बकाया है, उसे भी माफ किया जाएगा। तो इस प्रकार से आम जनता के हित में छत्तीसगढ़ कांग्रेस हमेशा खड़ी रही है। और कांग्रेस को आपका आशीर्वाद मिले, आपका वोट मिले, ये अपील। जिन सीट पर आप चुनाव हुए उनमें से कुछ नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुए, लेकिन लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है, सीधे से लाइन लगाकर। 5 साल जो हम लोग काम किए उनसे नक्सलवाद बहुत पीछे हट गया है। और यही कारण है कि जो सड़क के किनारे मतदान केंद्र थे, अब अंदरूनी जो गांव है वहाँ मतदान केंद्र खोले गए हैं। अपने ही गांव में लोग अब मतदान करेंगे। तो इस समय जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, अंदरूनी क्षेत्र है, वहाँ ज्यादा से ज्यादा मतदान होने की संभावना है। सर, कुछ क्षेत्र में छुटपुट घटनाएं देखने को भी मिली है। आज सुबह घटना हुई है, उसमें क्या है? देखिए, ये छुटपुट घटनाएं पहले तो बड़ी बड़ी घटनाएं होती थी, अब कुछ छुटपुट घटनाएं हो रही है।
मैं समझता हूँ कि आगे ये भी बंद होगा। नक्सलवाद बहुत पीछे हट गया है और हमने कंट्रोल करने में राज्य सरकार को सफलता मिली है। आगे भी आप सबका सहयोग और समर्थन मिलेगा तो निश्चित रूप से नक्सलवाद समाप्त होगा। तो सुन रहे थे हम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दावा कर रहे हैं और इसके साथ ही अपील भी कि जो सरकार ने काम किए तमाम योजनाएं जनता के हित में हमेशा कांग्रेस खड़ी रहती है और आगे भी खड़ी रहेगी और इसी को लेकर वोट की अपील सीएम भूपेश करते नजर आ रहे हैं। चलिए राजनीतिक मेहमानों को एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। नितिन जी आऊंगी मैं आपके पास, आदित्य जी आपके पास भी आऊंगी, प्रवीण जी अपनी बात पूरी करिए। देखिए जिस प्रकार आदरणीय भूपेश बघेल जी के हम चेहरे को देखें तो उनके चेहरे की हवाया उड़ चुकी है। जिस प्रकार लगातार घोटाला किया है, चाहे वर्तमान में महादेव घोटाले की आपकी बात करें, लगता है कि कई रातों से सोए नहीं है क्योंकि भ्रष्टाचार की परतें खोल रही है और पूरे जो राज्य में भ्रष्टाचार का जिस प्रकार शिष्टाचार लागू किया था उसकी पोल खुल चुकी है। इसलिए जनता जो जनादेश के माध्यम से उसको सत्ता से बाहर करेगी। देखिए आदिवासी वर्गों की बात करूं तो मैं अपनी बातों को पूरा करता हूं कि उनको आरक्षण का लाभ हमने दिया और वर्तमान में मोदी सरकार ने जब लिखित यानी क्लियर के चलते जो लगभग 12 जनजातीय समुदाय को जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा था उनके आरक्षण के लिए जब बिल पास किया जाता है तब कांग्रेस के हमारे माननीय सांसद उससे वॉकआउट कर जाते हैं। तो ये तो कांग्रेस की नीति है कि कभी आदिवासी वर्ग को आरक्षण का लाभ ना मिले। इस प्रकार अरे मैं बता रहा हूँ आपको 20 अच्छे दिन आ गया, अच्छे दिन जवाब दो भाई। मैं बोल रहा हूँ अच्छे दिन आ चुके हैं, आरक्षण का लाभ हमने दिया लेकिन जो दिन लाने का काम आपने किया, जो प्रयास चलिए लौटूंगी मैं आप दोनों के पास ही लौटूंगी। आदित्य जी आपके पास आ रही है। जिस तरह से देखिए हम देख रहे हैं 2003 के बाद 8, 13 और 18 वोटिंग प्रतिशत लगातार बढ़ा और उम्मीद यही कि लोकतंत्र और ज्यादा मजबूत होगा 2023 में, लेकिन किसके पक्ष में होगा ये तो 3 दिसंबर के नतीजे बताएंगे। फिलहाल जिस तरह से हमने सुना पूर्व सीएम रमन सिंह वो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, ज्यादातर सीटों पर बीजेपी आएगी उनका कहना है। तो वहीं कांग्रेस जो योजनाएं 5 साल में चला चुकी है और इसके साथ ही जिस तरह से काम कांग्रेस ने किए, कांग्रेस उन योजनाओं के बल पर और उस काम के बल पर आने की बात कह रही है। आदित्य जी देखिए सबसे बड़ी बात है कि दोनों ही जगहों पर हम देखें, बस्तर की बात करें 12 सीटों की और राजनांदगांव लोकसभा की 8 सीटों की या कह लीजिए कि दुर्ग संभाग की 8 सीटों की। देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास खोने के लिए कुछ नहीं, एक सिंपल सीट बची है राजनांदगांव की डॉक्टर रमन सिंह के पास, बाकी 19 सीटें कांग्रेस के पास है। तो देखिए अगर गेन करेगी तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी करेगी। मैंने फिर कहा 2018 वाली स्थिति ना पहले होनी है ना उसके बाद होनी, मतलब 2018 की जो स्थिति बनी थी वो बहुत अलग स्थिति थी, कांग्रेस की आंधी थी उस समय, क्योंकि 15 साल की सरकार को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी नहीं चाहता था कि वो सरकार रिपीट हो, वो स्थिति थी उस समय। तो फिलहाल देखिए 2023 में निश्चित तौर पर बस्तर और राजनांदगांव दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी गेन करेगी। लगभग 5 सीटों के आसपास भारतीय जनता पार्टी बस्तर में नजर आ रही गेन करते हुए, और राजनांदगांव संभाग की जो 8 सीटें हैं उसमें कम से कम 4 सीटों पर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी गेन करती हुई नजर आ रही। तो निश्चित तौर पर फायदा भारतीय जनता पार्टी को है, लेकिन ये अगर सीटें अगर आधी हो रही है तो बड़ा नुकसान कांग्रेस को होता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, आप क्योंकि क्षेत्र में घूमे भी हैं सर, हर एक विधानसभा सीट को आपने कवर किया है, तो जो रिपोर्ट्स है वो दोनों दलों के लिए बहुत अच्छी भी नहीं है, लेकिन कांग्रेस के लिए थोड़ी सी चिंताजनक हो सकती है। आप बने रहेगा, मेहमानों का रुख करें। लेकिन राजनांदगांव के जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो पहली बार के मतदाता हैं, कितने उत्साहित हैं, उनसे जरा बात की है हमारे संवाददाताओं ने, सुन लीजिए। विधानसभा चुनाव के लिए सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। पहले चरण में आज 20 विधानसभा सीटों में मतदान हो रहा है। मैं इस वक्त राजनांदगांव में मौजूद हूं और राजनांदगांव में हमारे साथ मौजूद है फर्स्ट टाइम वोटर, जिसने अपने मताधिकार का प्रयोग पहली बार किया है। और आप देख सकते हैं बाकायदा इनकी उंगली में जो स्याही है वो बताने के लिए काफी है कि इन्होंने अपना मताधिकार का प्रयोग कर लिया। हम इन्हीं से पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या है? दीक्षा गजबी। आपने आज अपने मताधिकार का प्रयोग पहली बार किया, कितना उत्साह था इसे लेकर? बहुत था, अच्छा लगा देकर। एक बताइए, उस पर कोई वो नहीं है, नॉर्मल किस तरीके से आपने वोट दिया, क्या सोची थी आप वोट देने के पहले? एक्साइटमेंट था देने का कि फर्स्ट टाइम दूंगी वोट करके, और तो ज्यादा कुछ। आप क्या बोलना चाहेंगी? आज आपने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया जी। कब से देती आ रही हैं आप वोट? आज आपकी बेटी ने पहली बार वोट दिया है। मैं तो 20 साल से दे रही हूँ, अच्छा लगा वोट देकर।
के पहली बार वोट देने के बाद उत्साह जो है, एक मन में जो खुशी है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है और इन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। कैमरामैन सुरेन के साथ गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, राजनांदगांव। तो देखिए, मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं सभी और खास तौर पर फर्स्ट टाइम वोटर्स काफी एक्साइटेड भी नजर आ रहे हैं। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि किस सीट पर कितने प्रतिशत मतदान अब तक हो चुका है।